नमस्कार, न्यूज की पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुशांत सिन्हा। वो पाठशाला जहां सबकी क्लास लगती है। खबर का हर चैप्टर विस्तार से खुलता है ताकि आप खबर के मास्टर बने, और साथ ही न्यूज का फैमिली शो है, इकलौता, क्योंकि खबर उस अंदाज में है कि आपको क्या, आपके बच्चों को भी समझ में आएगी। तो अटेंडेंस का वक्त हो गया, शुरू करते हैं आज की पाठशाला। सबसे पहले आपको बता दूं आज पाठशाला में क्या क्या आपके लिए लेकर आया हूं। आज पाठशाला में वादे केजरीवाल के और पूरा करेंगे नरेंद्र मोदी। भैया अभी अभी चुनाव खत्म हुए, फ्री 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 के इतने सारे वादे अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी ने किए, अब पूरा करने की जिम्मेदारी नरेंद्र मोदी पर आएगी क्या? भगवंत मान केजरीवाल का फॉर्मूला भूल गए हैं क्या? इस पर भी आज चर्चा करूंगा। चुनाव में फ्री फ्री कहने वाले अब कर्ज क्यों गिनाने लगे जब डिलीवरी की बारी आई? अब तो आपको बताना था कि कैसे पंजाब बदलना है। फिल्म कश्मीर फाइल्स पर केजरीवाल का रिव्यू भी आपको दिखाऊंगा, और यह जरूर देखना चाहिए आपको कि अरविंद केजरीवाल ने कश्मीर फाइल्स पर क्या रिव्यू दिया है। इसके अलावा कश्मीर फाइल्स का आज यासिन मलिक की मनमोहन फाइल्स खोलने वाला हूं, उसको भी देखिएगा। वो डॉक्यूमेंट्स है जिनको देखकर आप हिल जाएंगे। और आईपीएल से 2 दिन पहले धोनी ने कप्तानी क्यों छोड़ी, पाठशाला में इसका भी चैप्टर होगा। तो शुरू करते हैं आज की पाठशाला। सबसे पहले बात अरविंद केजरीवाल और उनकी फ्री वाली पॉलिटिक्स की। फ्री वाली पॉलिटिक्स करने वालों को अब पंजाब के लिए करोड़ों का पैकेज चाहिए। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले और पीएम मोदी से पंजाब के लिए पैकेज की डिमांड की। भगवंत मान को क्या पैकेज चाहिए पहले वो देख लीजिए, फिर आपको बताता हूं कि ये फ्री फ्री वाले और जो अरविंद केजरीवाल फॉर्मूला दे रहे थे वो कहां चला गया। आज इस पर चर्चा करूंगा, तो जरा उसको देखिए। भगवंत मान पीएम नरेंद्र मोदी से मिलकर आए और जो वो कह रहे हैं उसका मतलब एक तरीके से यह है कि हमने जो चुनाव में वादे किए वो मोदी जी आप पूरा कर दिए। आम आदमी पार्टी यानी केजरीवाल ये क्या मांग रहे हैं नरेंद्र मोदी से, पीएम से, केंद्र की सरकार से, वो देख लीजिए। 2 साल के लिए 2 साल इनको पर ईयर 50,000 करोड़ रुपए चाहिए, और वो भी हर साल चाहिए, 1 साल के लिए नहीं। यानी 2 साल में ये कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी आप हमें 1 लाख करोड़ रुपए दीजिए। 1 लाख करोड़। अब आप बताइए, आप में से कितनों को पता है 1 लाख करोड़ में कितने जीरो होते हैं? मैं बताता हूं। 1 लाख करोड़ में 1, और इसके बाद लगाते जाइए जीरो। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। एक के बाद 12 जीरो लगाइएगा, तब जाकर वो आंकड़ा बनता है जो अरविंद केजरीवाल भगवंत मान मांग रहे हैं नरेंद्र मोदी से कि 1 लाख करोड़ रुपया दीजिए, हमको पंजाब में चलाना ही है सरकार। 1 लाख करोड़ रुपए के पैकेज की डिमांड करने वालों को यह बात तब ध्यान में नहीं आई जब वो पंजाब का चुनाव जीतने के लिए फ्री वाले वादे कर रहे थे। तब हम गिना रहे थे, हम बता रहे थे पाठशाला में कि अरे भाई इतना फ्री 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 बोल दे रहे हैं, पंजाब में होगा कैसे, वहां तो इतना बड़ा बड़ा कर्जा है। तब अरविंद केजरीवाल एक फॉर्मूला बता रहे थे, वो भी अभी आपको आगे बताऊंगा। चुनाव जीतने के लिए क्या क्या वादे किए जा रहे थे वो देख लीजिए। 18 साल से ऊपर की सभी महिलाओं को 1,000 रुपया हर महीने, 300 यूनिट तक फ्री बिजली देने का वादा कर दिया पंजाब के अंदर। 20 लाख रुपए तक का ऑपरेशन मुफ्त, 35,000 कर्मचारियों की नौकरी पक्की करना, 25,000 सरकारी नौकरी के पद भरे जाएंगे। ये सारे वादे अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी ने पंजाब में कर दिए। अब जब वादे पूरे करने की बारी आई तो कहते हैं नरेंद्र मोदी जी 1 लाख रुपए दीजिए। क्या उनको पता है कि 1 लाख रुपए ऐसे आसानी से कहां से दे देंगे कि भाई तुम अपना वादा पूरा कर लो? और राज्यों को क्या दिया जाएगा? फिर वादे सोच समझ के करने थे, या ये पता चल गया कि वादे पूरे नहीं हो पाएंगे तो क्या जवाब देना है? तो फिर बोलने के लिए होना चाहिए ना कि भाई नरेंद्र मोदी से मांगा था, दिया नहीं, मैं कैसे वादा पूरा करूं? लेकिन अब जब चुनाव जीत गए और सरकार में आ गए तो कह रहे हैं कि पंजाब पर 3 लाख करोड़ रुपए का कर्जा है। रात में थोड़ी हुआ है,
कि सुबह उठे और देखे बिस्तर के नीचे 3 लाख करोड़ रुपए का कोई पर्चा छोड़ के गया कि सर पंजाब में 3 लाख करोड़ रुपए का कर्जा आया है आपको, या घंटी बजी भगवंत मान के घर पर कि सर 3 लाख करोड़ रुपए का कर्जा था, आपको पता नहीं था 3 लाख करोड़ का कर्जा, और उम्मीद करते हैं कि पीएम मोदी इन्हें पैसे देंगे। एक बार भगवंत मान को सुन लीजिए पीएम से मिलने के बाद क्या बोले। पंजाब जो है उसकी वित्तीय स्थिति बहुत ही खराब है, 3 लाख करोड़ से ज़्यादा का कर्जा है। दिन रात मेहनत कर रहे हैं हम, आम आदमी पार्टी की तरफ से नई सरकार बनी अभी 1 हफ्ता ही हुआ है, कि जो माफिया है जो खजाने को लूटता था उसको ख़त्म करके खजाने को दोबारा भरा जाए। तो मैंने मांग की है उनसे कि 50,000 करोड़ पर ईयर कम से कम 2 साल के लिए अगर हमें एक पैकेज मिल जाए पंजाब के लिए, तो तब तक हम अपने खजाने को, अपनी वित्तीय स्थिति को संभाल लेंगे, पंजाब अपने पांव पर खड़ा हो जाएगा। तो 2 साल के लिए 50,000 करोड़ पर ईयर, 1 लाख करोड़ का मैंने पैकेज मांगा है। इसको आप सरल उदाहरण में समझना चाहिए, सरल भाषा में समझना चाहिए। तो शादी के वक्त लड़के ने तो कह दिया कि लड़की को विदेश भी घुमाऊंगा, लड़की को बड़ी गाड़ी में भी घुमाऊंगा, फिल्म दिखाने भी ले जाऊंगा, बहुत खुश रखूंगा, बड़े बंगले में रखूंगा। और जब शादी हो गई तो फिर ससुराल वालों से ही कह रहा है कि थोड़ा अगर अभी आप कर्जा दे देते तो मैं गाड़ी ले लेता, आपकी ही बेटी को घुमाना है, अभी हालात मेरे ठीक नहीं। अरे आपके हालात ठीक नहीं है पहले नहीं पता था, ब्याह के पहले ना बताना था, और दुनिया बता रही थी कि हालात ठीक नहीं। आज ये पंजाब के कर्ज की बात कर रहे हैं, लेकिन चुनावों में इन्होंने कर्ज की बात नहीं की थी, तब वोट की बात कर रहे थे और मुफ्त वाली पॉलिटिक्स चल रही थी। जबकि उसी वक्त से हम खुद आपको बता रहे थे कि पंजाब पर बड़ा कर्ज है, फ्री वाली पॉलिटिक्स का बोझ पंजाब बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। लेकिन नहीं, उस वक्त तो किसी ने सुनी नहीं। पंजाब पर कुल कर्ज जो है, पंजाब पर कितना कर्ज है देख लीजिए, पंजाब पर कर्ज कितना है वो जान लीजिए। कुल कर्ज जो है वो कुल कर्ज है 2,73,000 करोड़ रुपए का, 2.73 लाख करोड़। इतना कर्ज पहले से है, करीब 3 लाख करोड़ जो कह रहा था 2021-22 तक। और ये पंजाब की जो जीडीपी है, पंजाब की जीडीपी का 45%, 45% कर्ज है। अब आप बताइए, कोई मामूली बात नहीं है ये, और ये सबको पता था। मैंने पाठशाला में बताई थी ये बात। पंजाब के सालाना बजट का 20% सिर्फ लोन का ब्याज चुकाने में खर्च होता है बॉस, और नए नए वादे किए जा रहे थे। अनुमान है कि 2024-25 तक पंजाब पर कुल कर्ज कितना हो जाएगा आपको पता है? 2024-25 आते आते 2024-25 तक एक अनुमान है कि पंजाब के अंदर जो कर्ज है वो 3,73,000 करोड़ का हो जाएगा, 3.73 लाख करोड़। सोचिए, अगर 1 लाख करोड़ दे भी दिया गया, फर्ज कीजिए दे भी दिया गया, तो दूसरे नहीं बोलेंगे हमको भी दीजिए भाई, हम भी कुछ कुछ फ्री में दे देते हैं, हमको क्या दिक्कत है, जब केंद्र से ही पैसा ले लेके चलाना है। भगवंत मान सरकार ने पंजाब का अंतरिम बजट भी पेश किया, जिसमें वित्तीय वर्ष 2022 और 2023 के पहले 3 महीने के लिए बजट पेश किया है। अब जरा आपको यह बजट भी देखना चाहिए कि भगवंत मान साहब ने क्या बजट पेश किया। पहले 3 महीने के लिए मान का बजट देखिए जो इन्होंने पेश किया है पहले 3 महीने के लिए। बजट कितने का है? 37,120 करोड़ रुपए का, ये 3 महीने के लिए, 3 मंथ्स। और इसमें
इस 37,120 करोड़ रुपए में से 4,788 करोड़ रुपए किस चीज पर खर्च होंगे आपको पता है? लोन जो लिया हुआ है उसका ब्याज चुकाने पर खर्च होंगे। ब्याज पर खर्च होगा इतना पैसा, 4,788 करोड़ रुपए इसके लिए रखे गए। और जितना लोन पर ब्याज चुका रहे हैं उससे भी कम खर्च कर रहे हैं। कितना? 4,643 करोड़ किस पे खर्च कर रहे हैं? शिक्षा पे। मतलब जितना ब्याज चुकाने पर खर्च होगा उससे कम शिक्षा पे खर्च हो रहा है। यह है मॉडल। और इसका भी आधा 2,367 करोड़ रुपए किसके लिए रखे गए हैं इन 3 महीनों में? कृषि के लिए, खेती के लिए। मतलब जो पंजाब कृषि प्रधान देश है वहां खेती के लिए 2,367 करोड़ रुपए दिया गया इस बजट में, और कर्ज चुकाने के लिए ज्यादा। तो पहले ना सोचना था बॉस। अब इधर से नहीं जाएगा पैसा तो कहां कहां मांगिएगा? यह बात तो सबको पहले से पता थी, लेकिन तब केजरीवाल और उनकी टीम फॉर्मूला बता रही थी कि कैसे वो कर्ज में डूबे पंजाब में अपनी फ्री वाले वादे पूरे करेंगे और इसके अलावा एक्स्ट्रा रेवेन्यू भी जनरेट कर देंगे। केजरीवाल जो फॉर्मूला बता रहे थे चुनाव के वक्त, वो फॉर्मूला सुनिए। अरविंद केजरीवाल का फॉर्मूला क्या था? केजरीवाल का फॉर्मूला क्या था? और वो फॉर्मूला था, सुनिए। वो कहते थे कि पंजाब का बजट कितना है भाई? तो वो कहते थे, पंजाब, हर इंटरव्यू में कहते थे पंजाब का बजट कितना है? 1,70,000 करोड़ का बजट है। ठीक है। उसके बाद एंकर पूछता था कि भाई इसमें तो कर्जा बहुत है, कैसे कीजिएगा? तो वो कहते थे कि यहां हर चीज में कमीशन दिया जाता है, भ्रष्टाचार बहुत है। तो अगर 20% भी पकड़ लीजिए कि कमीशन दिया जाता है तो हम भ्रष्टाचार खत्म कर देंगे, भ्रष्टाचार रोक देंगे, इसको कैंसिल कर देंगे। और कितना बचा लेंगे? 34,000 करोड़ बचा लेंगे। ठीक है, 34,000 करोड़ यहां से आ गया आपका। उसके बाद वो बोलते थे कि भाई इतने में भी बात नहीं बनेगी। तो जो रेत की चोरी है, रेत की चोरी, इसको भी रोक देंगे, पूरा रोक देंगे। और कहते थे इससे हम बचा लेंगे 20,000 करोड़ रुपए, 20,000 करोड़, 20,000 करोड़ यहां से आ जाएगा। अब इन दोनों को अगर आप जोड़ दीजिए 34 + 20, तो कहते थे 54,000 करोड़ तो मेरे पास अभी रखा हुआ है, अभी के अभी मेरे पास रखा हुआ है, ये प्लान है मेरा। ये केजरीवाल जी कहते थे 54,000 करोड़ तो मैं यही सोफे के नीचे लेके बैठा हूं एक तरीके से। और कहते थे महिलाओं को जो हर महीने 1,000 रुपए देने हैं उसमें कितना खर्च होगा? 10,000 करोड़, 10,000 करोड़ खर्च होगा महिलाओं को 1,000 रुपए देने में। मुफ्त बिजली में कहते थे कि 3,000 करोड़ खर्च होगा, ये मुफ्त बिजली का हो गया। और 54,000 करोड़ में से कहते थे कि ये 10 और 13 जोड़ लीजिए, 10 और 3 तो 13 हो गया। तो कहते थे कि अभी भी 41,000 करोड़ मेरे पास बच जाएगा, 41,000 करोड़। अरे भाई, जब 41,000 करोड़ रुपए बचा रहे थे तो नरेंद्र मोदी से 1 लाख करोड़ क्यों मांग रहे हैं? केंद्र से क्यों मांग रहे हैं? केंद्र भी तो कहीं पैसा लगाएगा ना। जब इतना सुपरहिट फॉर्मूला था तो भाई इस्तेमाल करना था। अब जब भगवंत मान पीएम से पैकेज मांग रहे हैं तो बेहतर है कि वो केजरीवाल से वही फॉर्मूला मांग लेते कि सर जरा वो फॉर्मूला निकालिए जेब से जो रखे थे, चुनाव के वक्त लिख रहे थे। केजरीवाल को भाई पीएम से मिलने गए थे, सीएम से मिलने चले जाते। केजरीवाल का फॉर्मूला अगर वो अप्लाई करेंगे तो फिर उन्हें पीएम से पैकेज मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी अरविंद केजरीवाल के मुताबिक। और पंजाब की बैलेंस शीट भी सुधार लेंगे जो अभी बिगड़ी हुई है। अभी पंजाब की बैलेंस शीट क्या है? कर्ज है 2,73,000 करोड़ और रेवेन्यू कितना है? 43,870 करोड़ रुपए। सबको सब पता था कि नहीं हो पाएगा। अच्छा, जो लोग फ्री वाली पॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं, ये तो एक पक्ष हुआ इसका एक दूसरा पक्ष भी है। जो लोग फ्री वाली पॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं या करते हैं, वही आज कह रहे हैं कि कश्मीर फाइल्स टैक्स फ्री करने की क्या जरूरत है, उस पर टैक्स मत हटाइए। अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि कश्मीर फाइल्स को तो यूट्यूब पर डाल देना चाहिए। एक बार अरविंद केजरीवाल का बयान सुनिए।
कह रहे हैं कश्मीर फाइल्स टैक्स फ्री करो। अरे यूट्यूब पे डाल दो, फ्री फ्री हो जाएगी। टैक्स फ्री क्यों करा रहे हो? इतना ही तुमको शौक है, विवेक अग्निहोत्री को बोलो यूट्यूब पे डाल देगा, सारी पिक्चर फ्री है, सारे जने देख लेंगे एक ही दिन के अंदर। टैक्स फ्री की क्या जरूरत है? यूट्यूब पे क्यों नहीं डालते? अब आप सोचिए, मैंने आपको पाठशाला में ही बताया था कि टैक्स फ्री फिल्म क्यों की जाती है। इसलिए की जाती कि राज्य अपने हिस्से का टैक्स नहीं लेगा, टिकट, सिनेमा का टिकट जो है वो सस्ता हो जाएगा, ज्यादा लोग देख पाएंगे। इसलिए नहीं होती कि जो सिनेमा बनाने वाला है उसको बहुत पैसा कमाना है। एक तरीके से ये कहकर कि ये डालना दो यूट्यूब पे, कश्मीरी हिंदुओं का जो दर्द है उसका मजाक बनाने जैसा है ये, कि वो दर्द दुनिया देखे, देश देखे। किसी ने हॉलोकास्ट में जो हुआ यहूदियों के साथ, उसका ऐसे मजाक उड़ाया है क्या? लेकिन कश्मीरी हिंदुओं का दर्द आज देखकर देश रो रहा है तो कहा जा रहा है यूट्यूब पे डाल दो, इतनी ज्यादा चिंता है तो। टॉन्ट कस रहे हैं। और अरविंद केजरीवाल ने बाकी दूसरी फिल्मों के लिए क्या किया है? कई फिल्मों को टैक्स फ्री कर चुके हैं। नील बटे सन्नाटा, इस फिल्म को इन्होंने टैक्स फ्री कर दिया था दिल्ली में। सांड की आंख, क्या है इस फिल्म में कि इसको टैक्स फ्री एकदम कर देना चाहिए। 83 स्पोर्ट्स पे बनी फिल्म है। सुपर 30, चौक एंड डस्टर, दंगल, नीरजा, इतनी फिल्में खुद टैक्स फ्री की हैं। तब क्यों नहीं आपने कहा, आमिर खान से क्यों नहीं बोले तुम्हारी दंगल की क्या जरूरत है कि हम फ्री में दिखाएं, टैक्स फ्री करें दिल्ली में, तुम डाल दो यूट्यूब पे। नीरजा वालों से क्यों नहीं कहा कि डाल दो यूट्यूब पे? कबीर खान से क्यों नहीं बोले 83, ये देश तो ऑलरेडी इतना क्रिकेट देखता है, 83 के बारे में सारी दुनिया को पता है, डाल दो तुम यूट्यूब पे फ्री में। 83 तो दुनिया को जानती है, 83 को तो दुनिया जानती है, लेकिन 90 में कश्मीर में जो हुआ वो कोई नहीं जानता था। लोग बाहर निकल के थिएटर से क्या बोलते हैं, पता ही नहीं था ये सब हो रहा है। कश्मीरी हिंदुओं का दर्द देश जाने, वो नहीं होना चाहिए। बाकी करो, टैक्स फ्री कर दो। अब जो लोग कश्मीर फाइल्स की तारीफ कर रहे हैं या टैक्स फ्री कर रहे हैं, तो अरविंद केजरीवाल ऐसे लोगों को पसंद नहीं कर रहे, वो उनका भी मजाक उड़ा रहे हैं। एक बार एक और बयान सुनिए अरविंद केजरीवाल। पूरी सारी भारतीय जनता पार्टी देश में एक पिक्चर के पोस्टर लगा रही है, इसलिए राजनीति करने आए थे। पिक्चरों के पोस्टर, अपने बच्चों को क्या जवाब दोगे? घर जाके बच्चे पूछेंगे पापा क्या काम करते हो? पिक्चरों के पोस्टर लगाता हूं। सही कह रहे हैं अरविंद केजरीवाल, इसलिए राजनीति करने आए थे कि पिक्चर के पोस्टर लगाएंगे। राजनीति में आने के बाद पिक्चर का रिव्यू करना चाहिए। पिक्चर का पोस्टर तो गरीब आदमी लगाता है, ये तो बेकार का काम हो गया ना सर आपकी नजर में। रिव्यू थोड़ा स्टैंडर्ड का काम हुआ, क्योंकि आप तो रिव्यू करते हैं। ये वो नेता हैं जो खुद फिल्मों की समीक्षा करते रहे। एक वक्त था जब लोग केजरीवाल से ट्विटर पर हर हफ्ते पूछते थे कि वो इस हफ्ते किस फिल्म की समीक्षा करने वाले हैं। केजरीवाल को फिल्में देखना पसंद है, वो अक्सर नई फिल्में देखते हैं। कश्मीर फाइल्स पता नहीं देखी कि नहीं देखी, और उनके रिव्यू देते थे। ट्वीट करके बताते हैं अमेजिंग मूवी, एक्सीलेंट मूवी, मस्ट वॉच, आई लाइक्ड इट। लेकिन कश्मीर फाइल्स पर अरविंद केजरीवाल ने कोई कमेंट नहीं किया। बीच में केजरीवाल ने इतनी फिल्में देख ली और रिव्यू किया कि इस पर लेख छपने लग गए, एनालिसिस होने लग गया। कहा जाता है, एक आंकड़ा आपको बताता हूं कि अरविंद केजरीवाल ने 2015 जून 2015 से लेकर जून 2016 यानी एक साल के अंदर, 2016, इस एक साल के अंदर 12 महीने में 20 फिल्मों का रिव्यू किया था सोशल मीडिया पर। तब तो कोई नहीं पूछ रहा था कि यही करने, रिव्यू करने पॉलिटिक्स में आए हैं क्या। तब तो कोई बच्चा अपने पापा से नहीं पूछता था कि पापा मैं बाकियों को क्या बताऊंगा या बताऊंगी कि मेरे पापा फिल्म रिव्यू करते हैं। बच्चे को यह बताने में शर्म आएगी कि मेरे पापा पोस्टर लगाते हैं, क्योंकि मामला कश्मीर फाइल्स का है। लेकिन दूसरी फिल्मों में रिव्यू करना अच्छी बात है, पोस्टर मत लगाइए। जब दूसरी फिल्में टैक्स फ्री हो सकती हैं तो कश्मीर फाइल्स क्यों नहीं हो सकती? यानी कि जो फिल्म आपके सियासी एजेंडे को सूट नहीं करेगी वो टैक्स फ्री नहीं होगी। यह समझना ज्यादा मुश्किल नहीं है कि कश्मीर फाइल्स कुछ नेताओं या कुछ सरकारों को दिक्कत क्यों दे रही है।
लेकिन अरविंद केजरीवाल जो आज कह रहे हैं ना, इसको आपको राजनीति के परिप्रेक्ष्य में समझना होगा। केजरीवाल का एक और बयान आपको सुनाता हूं, फिर आपको समझ में आएगा कि केजरीवाल ये सब क्यों कह रहे हैं और कर रहे हैं। 8 साल केंद्र सरकार चलाने के बाद अगर किसी देश के प्रधानमंत्री को विवेक अग्निहोत्री के चरणों में शरण लेनी पड़े तो इसका मतलब उस प्रधानमंत्री ने 8 साल में कोई काम नहीं किया, 8 साल खराब कर दिए। बताओ, विवेक अग्निहोत्री के चरणों में उनको शरण लेनी पड़ रही है, बचा लो बचा लो बचा लो। ये वो अरविंद केजरीवाल हैं जो खुद कुछ फिल्मों को टैक्स फ्री करते हुए बताते थे कि भाई देखिए हम कितना शिक्षा के लिए काम करते हैं, ये शिक्षा पे बनी फिल्म है इसलिए कर। तब तो किसी ने नहीं पूछा कि आपने इसका मतलब कोई काम नहीं किया, फिल्म के पीछे छुप रहे हैं। और अभी 5 राज्यों के नतीजे आए, तो जिन प्रधानमंत्री के लिए वो कह रहे हैं कि उनको कश्मीर फाइल्स के पीछे छुपना पड़ रहा है, उनको तो जनता मैंडेट दे रही है। लोग पूछ रहे हैं अरविंद केजरीवाल क्या हिंदुओं के, कश्मीरी हिंदुओं के दर्द को नहीं समझ पा रहे, लोगों का सेंटिमेंट क्या इसको नहीं समझ पा रहे। वो सब समझ रहे हैं। आपको अरविंद केजरीवाल के बॉडी लैंग्वेज में जो फर्क आया है और जो वो आज स्टेटमेंट दे रहे हैं उसको समझना होगा। अरविंद केजरीवाल वो नेता हैं जिन्होंने सियासत में सबसे पहले समझ लिया था कि नरेंद्र मोदी को देश की जनता पसंद कर रही है, प्यार मोहब्बत कर रही है। इनको अगर आप कोसोगे तो आपको नेगेटिव इंपैक्ट झेलना पड़ेगा। और इसलिए अरविंद केजरीवाल ने स्ट्रैटेजिकली, स्मार्टली नरेंद्र मोदी को टारगेट करना छोड़ दिया था। उनके पार्टी के दूसरे नेता करते थे, वो कभी नहीं बोलते थे। वो हाथ जोड़कर कहते थे मोदी जी आप बताइए क्या करना है, कैसे मदद करनी। लेकिन अब पंजाब का चुनाव जीतते अरविंद केजरीवाल के सपने बड़े हो गए, क्योंकि उनको लगता है उनकी पार्टी बड़ी हो गई और उन्हें अब अपने आप को नरेंद्र मोदी के खिलाफ खड़ा दिखाना है। इसलिए वो जानबूझकर ये समझते हुए कि ये जो कश्मीरी हिंदुओं का दर्द है, इसके साथ अगर बीजेपी खड़ी हो रही है तो वो सेंटीमेंट उधर चला जाएगा, वो दूसरी लाइन ले रहे हैं। ये समझते हुए कि इसका ये बैकफायर कर सकता है, लेकिन उनको अब नरेंद्र मोदी के खिलाफ खड़े होना है, इसलिए वो ये कर रहे हैं। वो जो अभी नरेंद्र मोदी को टारगेट कर रहे हैं, ये कितने दिनों के बाद शायद उन्होंने ये किया होगा, क्योंकि उनको अब ये दिखाना है कि मैं हूं, जैसे ममता बनर्जी पहले कहती थी कि मैं ही हूं जो नरेंद्र मोदी के खिलाफ खड़ी हो सकती हूं 2024 में। अब ये पोस्चरिंग अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं और इसलिए अरविंद केजरीवाल ये बयान दे रहे हैं। पब्लिक इन बयानों को कैसे ले रही है? उन्होंने जो कह दिया कि यूट्यूब पे डाल दो, पब्लिक का सेंटिमेंट क्या होगा इसको लेकर, सियासी सेंटिमेंट, वो अभी गुजरात के चुनाव में पता चल जाएगा, क्योंकि अरविंद केजरीवाल की पार्टी वहां उतरेगी। लेकिन अब पाठशाला में चलते हैं आज की दूसरी क्लास में। सियासी खिलाड़ियों के बाद अब बात असली खिलाड़ी की। पाठशाला में अब क्रिकेट के हीरो महेंद्र सिंह धोनी का चल। महेंद्र सिंह धोनी, उन्होंने आज आईपीएल की भी कप्तानी छोड़ दी। धोनी अपनी आईपीएल टीम चेन्नई सुपर किंग्स की कप्तानी से हट गए। उनकी जगह पर इस बार रविंद्र जडेजा चेन्नई सुपर किंग्स को लीड करेंगे। धोनी के इस फैसले की टाइमिंग देखिए कि आईपीएल 2 दिन बाद शुरू होने वाला है। पिछली बार धोनी की कप्तानी में ही चेन्नई ने आईपीएल जीता था, लेकिन इस बार धोनी ने आईपीएल शुरू होने से ठीक पहले तय किया कि वो कप्तानी नहीं करेंगे और नए कप्तान के लिए रास्ता क्लियर करेंगे। धोनी टीम में एक बैट्समैन और विकेटकीपर की हैसियत से खेलते रहेंगे। उन्होंने चेन्नई की आईपीएल टीम तैयार की है। वो एक तरह से चेन्नई की टीम के मेंटोर भी हैं। इसलिए कम वक्त होने के बावजूद जडेजा को कोई परेशानी नहीं होगी, क्योंकि धोनी उनके साथ रहेंगे मैदान में। एक तरीके से वो सपोर्ट सिस्टम की तरह खड़े रहेंगे। धोनी टीम में रहते रहते भी चेन्नई के लिए नए कप्तान को तैयार करना चाहते थे, शायद इसलिए उन्होंने यह फैसला ले लिया। धोनी जैसी कामयाबी आईपीएल में किसी को नहीं मिली, किसी को नहीं मिली। बतौर कप्तान आईपीएल में धोनी का रिकॉर्ड अगर आप देखेंगे आप हैरान रह जाएंगे, क्योंकि आईपीएल एक ऐसा फॉर्मेट है, आपको यह समझना होगा, यह सिर्फ T20 नहीं है। एक तो टेस्ट, वनडे और T20 की कप्तानी का तरीका अलग है। यहां 20 ओवर का खेल है, पावर प्ले 6 ओवर का है,
कितनी देर आप किसको कहां भेजना है, किसको कहां फील्डिंग पे रखना है, किसको कितने ओवर कराने हैं, स्पिनर से ओपनिंग करानी है ओवर या नहीं करानी है बॉलिंग की, बहुत स्ट्रैटेजी अलग होती है। और आईपीएल में इसलिए और अलग होती है क्योंकि विदेशी खिलाड़ियों को भी खिलाना पड़ता है। तो धोनी का रिकॉर्ड देखिए, धोनी इन आईपीएल, और अगर आप ये देखेंगे 204 मैच इन्होंने आईपीएल में खेले, 204 मैच, और इसमें से जीते कितने हैं धोनी ने? 121, यानी 50% से ज्यादा का रेशियो परसेंटेज है। और हारे कितने हैं? 82 मैच हारे। कितने फाइनल उन्होंने खेले हैं? धोनी की कप्तानी में फाइनल जाना मतलब टिकट कटा हुआ है। टीम को पहले से ऐसा अंदाजा रहता होगा कि जाएंगे ही जाएंगे, क्योंकि 9 फाइनल खेले हैं धोनी ने, 9 फाइनल। और ट्रॉफी कितनी जीती है आईपीएल की? 4 ट्रॉफी आईपीएल की है धोनी के नाम। अपने आप में कमाल है ये। 2010, 2011, 2018, 2021, ये 4 साल थे जब धोनी ने आईपीएल की ट्रॉफी उठाई बतौर कप्तान। अच्छा, इतना ही नहीं, 2008, 2012, 2013, 2015, 2019 5 बार रनर अप रहे। धोनी उन कुछ खिलाड़ियों में हैं जिन्होंने 2008 से लेकर अब तक आईपीएल के सभी सीजन खेले, और इन खिलाड़ियों में महेंद्र सिंह धोनी, विराट कोहली, उनका भी नाम है, रोहित शर्मा का नाम है जिन्होंने सारे सीजन लगभग खेले हैं, शिखर धवन, रॉबिन उथप्पा, मनीष पांडे, दिनेश कार्तिक और रिद्धिमान शाह। और अगर आप उम्र के लिहाज से देखिएगा तो मुझे लगता है कि धोनी इनमें सबसे ज्यादा उम्र दराज होंगे। उनके आसपास अगर कोई होगा तो रिद्धिमान शाह होंगे, लेकिन रिद्धिमान शाह उतने मैचेस नहीं खेले जितने धोनी ने खेले। धोनी ने अपनी जगह रविंद्र जडेजा को ही क्यों चुना, इसका भी प्रश्न बहुत लोगों के मन में। पहली वजह है धोनी और जडेजा की अच्छी ट्यूनिंग। दोनों 8 साल से आईपीएल साथ में खेल रहे हैं, तो एक ट्यूनिंग बनी हुई है। धोनी को लगता है कि मेरे बाद अगर कोई सीएसके को पहचानता है, समझता है, चेन्नई सुपर किंग्स को, तो वो जडेजा है। इसलिए मेरे रहते रहते मैं जडेजा को तैयार कर दूं कि वो सीएसके को आगे ले जाए। ट्यूनिंग अच्छी है तो वो समझाने में भी दिक्कत नहीं आएगी। दूसरी वजह, जडेजा का आईपीएल और इंटरनेशनल मैचों में शानदार परफॉर्मेंस। जडेजा अपने करियर में एक तरीके से कहिए तो पीक पर है अभी, और सारे फॉर्मेट में आप टेस्ट देख लीजिए, वनडे देख लीजिए, T20 देख लीजिए, जडेजा जो है वो जीत की गारंटी की तरह उभर कर आए, तो अपने पीक पर। और इस पीक पर रहते हुए अगर उनको कप्तानी मिली है तो वो उनको निखारेगी। तीसरी वजह, जडेजा अभी 33 साल के हैं। फिटनेस को देखते हुए 5 साल की क्रिकेट कम से कम उनमें बची हुई है, और वो जितने फिट रहते हैं रविंद्र जडेजा, इससे भी ज्यादा खेल सकते हैं। चौथी वजह, धोनी के बाद चेन्नई की टीम में से सबसे ज्यादा खेलने वाले खिलाड़ी हैं। धोनी टाइमिंग के मास्टर हैं और सही टाइम पर सही फैसला करते हैं। उन्हें डीआरएस का भी मास्टर कहा जाता है। डीआरएस का एक नाम तो धोनी रिव्यू सिस्टम भी था। करियर को लेकर भी धोनी ने हमेशा यही किया। दिसंबर 2014 में उन्होंने जब टेस्ट कप्तानी छोड़ी तो अचानक से छोड़ दी, दिसंबर 2014, और उन्होंने कप्तानी छोड़ी टेस्ट की और रिटायर भी हो गए। मतलब कोई मोह माया नहीं कि भाई अभी थोड़ा और खेल लूं। हमारे यहां तो ऐसे ऐसे कप्तान रहे कि उनको बड़ा समय लगता है कि छोड़े ना छोड़े। टेस्ट की कप्तानी छोड़ी और रिटायर हो गए एक ही दिन में, दोनों ऐलान। और उम्र कितनी थी? मात्र 33 साल। 33 साल उम्र थी, 33 साल के थे। बहुत क्रिकेट बची हुई थी तब। फिर जनवरी 2017 में वनडे और T20 की कप्तानी छोड़ी। जनवरी 2017 ओडीआई और T20 इसकी कप्तानी छोड़ दी। तब उम्र कितनी थी? 36। आखिरी T20 उन्होंने खेला था फरवरी 2019 में। आखिरी वनडे मैच खेला था जुलाई 2019 में।
जो कि वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल था। इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट 15 अगस्त 2020, तब उम्र थी 39 साल। महेंद्र सिंह धोनी क्रिकेट के हीरो इसलिए कहे जाते हैं क्योंकि वो 2007 का वनडे वर्ल्ड कप बुरी तरह से हारने की हताशा के बाद टीम का नेतृत्व कर रहे थे। 2007 का T20 वर्ल्ड कप जिताया। इसी वर्ल्ड कप की जीत ने आईपीएल की नींव रखी थी। 4 साल के अंदर ही भारत को 28 साल बाद वनडे का वर्ल्ड कप जिता दिया। 4 साल के अंदर ही भारत को पहली बार टेस्ट में नंबर 1 तक पहुंचाया। धोनी ही भारत को पहली रैंकिंग पर लेकर आए थे। 2013 में चैंपियंस ट्रॉफी जीती। भारत के सबसे सफल क्रिकेट कप्तान बने और इकलौते कप्तान जो आईसीसी की तीनों बड़ी ट्रॉफी जीती। मतलब अगर आप बतौर कप्तान उनका ट्रैक रिकॉर्ड देखने जाएंगे तो अलग अलग फॉर्मेट्स में वो लगभग उतने ही सक्सेसफुल हैं जितना किसी और के लिए होना बहुत मुश्किल था। तीनों फॉर्मेट में धोनी की कप्तानी का अगर आप रिकॉर्ड देखिएगा तो वनडे में अगर देखने जाइएगा तो धोनी का जो ओडीआईज में रिकॉर्ड है, ओडीआई में वहां पर उन्होंने 200 मैच खेले और उनका जो बतौर कप्तान विन परसेंटेज है, जीत का औसत 59% जीत का औसत है। T20 देख लीजिए। T20 में उन्होंने 72 मैच खेले, 72 मैच, और यहां भी जीत का औसत कितना है? 59%। टेस्ट मैच उन्होंने खेले 60 मैच खेले और उस 60 में उनका जीत का औसत कितना है? 45%। क्योंकि वहां ड्रॉ भी बहुत होता है ना टेस्ट मैच में, वहां सिर्फ जीत और हार तो होती नहीं है। तो 45% एक अच्छा रिकॉर्ड है टेस्ट के लिहाज से। धोनी का करियर देख लीजिए। 90 टेस्ट में 4876 रन बनाए और 38 के औसत से। और यह औसत इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि धोनी टेस्ट मैचेस में बहुत नीचे बल्लेबाजी करने आते थे और उनके पहले लगभग एक लंबा वक्त ऐसा रहा था जब भारतीय टीम एक विकेट कीपर बल्लेबाज के तौर पे विकेट कीपर बल्लेबाज को ढूंढ रही थी, तलाश रही थी, स्ट्रगल कर रही थी। नयन मोंगिया थे लेकिन धोनी से कंपैरिजन नहीं कर सकते आप उनका, जितने रन धोनी ने बना दिए। वनडे में 350 मैच धोनी ने खेले, 10,773 रन बनाए 50 के औसत से। और यह भी तब है जब धोनी वनडे में भी बहुत नीचे बैटिंग करने आते थे, कई बार ओवर्स नहीं बचे होते थे और कोई बहुत टेक्निक वाले बल्लेबाज नहीं थे धोनी। कोई सचिन तेंदुलकर या विराट कोहली की तरह नहीं खेलते थे, लेकिन विकेट के बीच तेज दौड़ना, स्ट्राइक रोटेट करना, अब पारी को धीरे धीरे बढ़ाना, ये सब बातें थी जो उनके इस रनों के 10,000 रन बनाना कोई मामूली बात नहीं है वनडे के अंदर। और T20 में 98 मैच में 1617 रन, 37 का औसत। और सारे फॉर्मेट में इतना प्रेशर होने के बावजूद कप्तानी करते रहे और रन भी बनाते रहे। लेकिन उम्र का एक पड़ाव आता है जो अब धोनी के लिए आ गया है, वो 40+ हो चुके हैं। आखिरी 2 आईपीएल में धोनी का प्रदर्शन देखें तो आपको कप्तानी छोड़ने की वजह मिल जाएगी। पिछले 2 आईपीएल से बतौर खिलाड़ी धोनी का प्रदर्शन औसत रहा है। कहा यह भी जा रहा है कि हो सकता है कि आईपीएल के दौरान इस बार आपको यह भी देखने को मिल जाए कि धोनी प्लेइंग 11 में ना हो और एक तरह से चेन्नई के मेंटोर की भूमिका में नजर आए। उनका अगर आप 2 सीजन का आईपीएल का औसत देखेंगे तो आईपीएल का आपको दिखा रहा हूं धोनी का औसत 2021 में, यह धोनी का दिखा रहा हूं। 2021 में 16 मैच खेले उन्होंने और रन बनाए कितने? 114, मात्र 114। और औसत उनका कितना था? 16.28 का औसत, यानी बहुत ही कम औसत रहा उनका। और स्ट्राइक रेट भी उनका 106 है, बहुत ज्यादा नहीं है उनके लिहाज से अगर आप बात कीजिएगा, मतलब रन अ बॉल। और उससे पहले 2020 के सीजन में देखिएगा अगर आप तो वहां 14 मैच में 200 रन बनाए थे, यानी 25 का औसत था और स्ट्राइक रेट 116। यानी पिछले 2 सीजन से धोनी को यह समझ में आने लग गया था कि उनकी उम्र हावी हो रही है।
स्ट्राइक रेट भी गिर गया और औसत भी गिर गया। लेकिन धोनी कप्तानी भले छोड़ दें, वो लोगों की नजरों में हमेशा ऊपर बने रहे। जो उनका कंट्रीब्यूशन है क्रिकेट के लिए, जिस तरीके से उन्होंने कप्तानी की है, जिस तरीके से उन्होंने तीनों फॉर्मेट्स में कप्तानी की है, उनको लोगों का प्यार बहुत मिला और शायद आगे भी मिलता ही रहेगा। पाठशाला में अब कश्मीर फाइल्स के वो पन्ने जो सिर्फ टाइम्स नाउ नव भारत के पास है। आज आपको कुछ कागजात दिखाना चाहता हूं। हमारे पास कश्मीर पर बने एक वर्किंग ग्रुप की सिफारिशों के दस्तावेज, और यह वर्किंग ग्रुप पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी के नेतृत्व में बना था। ये जो डॉक्यूमेंट आप देख रहे हैं उसी की तस्वीर स्क्रीन पर है। हामिद अंसारी तब राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष थे। वर्किंग ग्रुप बनाने की घोषणा डॉक्टर मनमोहन सिंह ने की थी, जो प्रधानमंत्री थे। 24 और 25 मई 2006 को एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बाद इस वर्किंग ग्रुप को बनाने की घोषणा हुई थी। इस वर्किंग ग्रुप का सबसे बड़ा एजेंडा था आतंकवाद से प्रभावित लोगों के पुनर्वास के लिए सुझाव देना। इसका एजेंडा यह भी था कि जो लोग आतंकवाद को छोड़ चुके हैं उनके लिए क्या कंडीशंस रखी जाए। हामिद अंसारी के नेतृत्व वाले वर्किंग ग्रुप की यह रिपोर्ट आतंकवाद से प्रभावित लोगों को किस तरह राहत पहुंचाई जाए इसकी बात तो करती है और इसके लिए कई सुझाव भी देती है, लेकिन रिपोर्ट का आखिरी हिस्सा सबसे अहम है और सारे एजेंडे को बेनकाब कर देती है। पुनर्वास के लिए अपनी सिफारिशें करने के बाद रिपोर्ट सरकार से किन बातों को विचार करने के लिए कहती है वो सुनिए। इसमें लिखा गया है कि एन अनकंडीशनल डायलॉग प्रोसेस शुड बी स्टार्टेड विथ मिलिटेंट ग्रुप्स फॉर फाइंडिंग अ सस्टेनेबल सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम ऑफ मिलिटेंसी इन द स्टेट। यानी आतंकवाद का समाधान निकालने के लिए आतंकियों से बिना किसी शर्त के आप बातचीत कीजिए। वाह, आतंकवादियों से बात कीजिए बिना किसी शर्त के। और ये वही हामिद अंसारी हैं जिनको जब से उपराष्ट्रपति की कुर्सी गई है इस देश में डर भी बहुत लगता है। अब क्यों लगता है आप समझ सकते हैं। आपको 2006 फरवरी 2006 का यासिन मलिक का एक बयान सुनाता हूं जो उन्होंने तत्कालीन पीएम मनमोहन सिंह से मुलाकात के बाद दिया था। यासिन मलिक जो कह रहे थे उसे सरकार की तरफ से बनाई गई वर्किंग ग्रुप ने हूबहू मान लिया। एक बार पहले यासिन मलिक को सुनिए। फिर मुझे लगता है कि ये इन दोनों मुल्कों के मुफाद में है कि ये कश्मीरी लोगों को डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में शामिल करे। और मैंने तजवीज़ात दी कि जो आइडियोलॉजिकल पॉलिटिकल फोर्सेस हैं और जो कश्मीरी मिलिटेंट लीडरशिप हैं उनको पीस प्रोसेस में और डायलॉग प्रोसेस में, जो डिसीजन मेकिंग डायलॉग प्रोसेस हैं, उसमें शामिल करना निहायत ही ज़रूरी है। यासिन मलिक 17 फरवरी 2006 को जो बोलकर गए वही बात इन डॉक्यूमेंट्स में उतार दी गई 24 और 25 मई को। हम आपको कई बार बता चुके हैं कि 17 फरवरी 2006 को यासिन मलिक ने तब के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह से मुलाकात की और यह मुलाकात डॉक्टर मनमोहन सिंह के कश्मीर राउंड टेबल के एक हफ्ते पहले हुई थी। ये तस्वीरें उस मुलाकात की। मनमोहन सिंह बहुत खुश नजर आ रहे हैं यासिन मलिक से मिलकर। कश्मीरी हिंदू जो हैं वो यासिन मलिक को देखकर इतना खुश तो नहीं होते होंगे, लेकिन मनमोहन सिंह खुश थे उस दिन। मनमोहन सरकार ने 2006 में कश्मीर मामले में कई राउंड टेबल टॉक की थी जिसमें डॉक्टर मनमोहन सिंह कश्मीर के राजनीतिक नेताओं, अलगाववादियों और दूसरे लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। वर्किंग ग्रुप की रिपोर्ट मानती है कि 90% से ज्यादा कश्मीरी पंडितों ने घाटी छोड़ी, लेकिन उसी सांस में रिपोर्ट कहती है कि कश्मीरी मुसलमान और सिख भी प्रभावित हुए। रिपोर्ट का जोर कश्मीरी हिंदुओं की त्रासदी से ज्यादा इस बात पर है कि आतंकवाद से जम्मू कश्मीर में हर कोई प्रभावित हुआ, मतलब तराजू बराबर करने का।
याद कीजिए केरल कांग्रेस का ट्वीट, आतंकवाद के बड़े विक्टिम मुसलमान है वाला नैरेटिव। वर्किंग ग्रुप की रिपोर्ट कहती है कि एज अ डायरेक्ट रिजल्ट ऑफ मिलिटेंसी a large number of persons were killed due to various reasons based on community and political affiliations, and also such persons termed as being government informers or mixed up with security forces. यानी कश्मीरी हिंदुओं के खिलाफ जिहाद की वजहों को पूरी तरह से डिनाई कर दिया गया। और जब यह कहा जाता है कि कश्मीरी हिंदू मरे तो मुसलमान और सिख भी मरे, तो बड़ी साफ गोई से यह छुपा दिया जाता है कि कश्मीरी हिंदू इसलिए मरे, उस मरने की, उस मारे जाने की वजह थी उनका धर्म। मुसलमान और सिख अगर मरे तो इसलिए मरे, जो यह रिपोर्ट कहती है, क्योंकि वो सरकारी इन्फॉर्मर्स थे। वो मुसलमान थे जिन्होंने कश्मीरी हिंदुओं का साथ देने की कोशिश की, उन्हें मारा गया। इसलिए नहीं मारा गया कि तुम मुसलमान हो, लेकिन कश्मीरी हिंदुओं के साथ जो हुआ, धर्म बदलो या तो छोड़कर चले जाओ या मर जाओ, क्या यह बाकी धर्मों के लिए था? सच को छुपाने की कितनी कोशिशें हुई। हम लगातार कश्मीर फाइल्स के पन्ने पलट रहे हैं। आज हम आपको वो वीडियो भी दिखाते हैं जो कश्मीरी हिंदुओं के साथ हुए नरसंहार का सबसे बड़ा सबूत है। यह वीडियो फिल्म कश्मीर फाइल्स के एक्टर अनुपम खेर ने शेयर किया है। 1990 में न्यूज एजेंसी एपी ने उस समय तब यह वीडियो बनाया था जब कश्मीरी हिंदुओं के साथ नरसंहार हुआ था। लाशें पड़ी हैं, कफन डला हुआ है और लोग रो रहे हैं। इस वीडियो में बताया गया कि कैसे 24 हिंदुओं को उसके घर से बाहर निकालकर एक मंदिर के सामने खड़ा किया गया और उन्हें गोलियों से भून दिया गया। सेना की वर्दी में आए आतंकियों ने इस नरसंहार को अंजाम दिया। हिंदुओं को बेहद नजदीक से गोलियां मारी गई। वीडियो में कई लाशें दिखती हैं, चीख पुकार मची हुई सुनाई देती है। 24 हिंदुओं में 2 बच्चों के शव भी हैं, 11 पुरुष 11 महिलाएं हैं। और यही वो डर है जिसकी वजह से हजारों हिंदू पलायन कर गए और अपने ऊपर से पल्ला झाड़ने के लिए कोई कहता है झूठ दिखा रहे। ये झूठ है, ये लाशें झूठ हैं, ये आंसू झूठ है, ये दर्द झूठ है। अरविंद केजरीवाल कहते हैं यूट्यूब पे डाल दो, सब देख लेंगे। इस दर्द का मजाक बनाना नहीं है, ये तो क्या है, यूट्यूब पर तो यह भी दिख जाएगा। इतने साल तक तो किसी ने बोला नहीं, न्यूज चैनल्स पर रिपोर्ट्स चली तो लोगों तक पहुंची नहीं। और अब एक सिनेमा जो लोगों को बता रही है कि उस वक्त क्या हुआ, तो उसको भी बताने मत दो, क्योंकि सबको अपना अपना सियासी फायदा देखना है। 1990 के दौर में कश्मीरी हिंदुओं के नरसंहार के 2 बड़े गुनहगार हैं, एक यासिन मलिक और दूसरा बिट्टा कराटे। इन्हें कश्मीर फाइल्स फिल्म में भी दिखाया गया। यासिन मलिक जेकेएलएफ का चीफ रह चुका है और बिट्टा कराटे जेकेएलएफ का आतंकी था। जेकेएलएफ वो आतंकी संगठन है जिसने कश्मीरी हिंदुओं की टारगेट किलिंग्स की थी और यही संगठन सबसे पहले कश्मीर में आतंकवाद को लाने वाला आतंकी संगठन था। यासिन मलिक के बारे में बीएसएफ के पूर्व डीआईजी जगदेव शर्मा ने एक बड़ा खुलासा किया। उन्होंने बताया कि 90 के दशक में जब यासिन मलिक समेत 11 आतंकियों को पकड़ा गया था, तो पकड़े जाने पर उसने बताया था कि वो क्यों कश्मीरी हिंदुओं को मार रहा है। कैसे 32 साल पहले जो हुआ वो सोची समझी साजिश थी और इस साजिश में कश्मीरी पंडितों की पूरी संस्कृति खत्म हो गई। यासिन मलिक को जब मैंने थोड़ा पूछा, उसने बोला भी आपने ये इतना आदमी क्यों मारे, मेरे को कुछ इन्फॉर्मेशन थी। वो कहता हम जेएनके को आजाद कराना चाहते थे और इनको वो तभी हो सकता था अगर सारे कश्मीरी पंडित यहाँ से निकल जाएं, क्योंकि ये मुखबरी करते हैं, हमारी इन्फॉर्मेशन देते हैं। अगर ये पूरे पंडित चले जाएंगे तो मुखबरी करने वाला कोई नहीं रहेगा। तो हमने इनके घरों के ऊपर लाल पेंट से जेकेएलएफ लिख रखा था, वो मैंने भी देखा है। इनके जो पंडितों के घर थे जेकेएलएफ लिख रखा था, वो फिर उनको डर था कि जिसके ऊपर जेकेएलएफ लिख दिया अभी इसके ऊपर अटैक होने वाला है,
तो वो इतने घबरा गए थे, वो सब वैली छोड़ के भाग गए। आज आपको यह भी जानना चाहिए कि आप बिट्टा कराटे, यासिन मलिक का नाम तो सुन रहे हैं, लेकिन इनके खिलाफ मामलों पर कार्रवाई क्या हुई? 4 एयरफोर्स जवानों की हत्या का मामला था। 1990 में केस हुआ। आरोप कब तय हुए? 2020 में आरोप तय हुए। 1989 में रुबैया सईद अपहरण कांड में हाथ। 2021 में आरोप तय हुए। कल आपको रुबैया सईद का पूरा केस बताया था। सोचिए, आरोप तय होने में 2021 आ गया। 2019 से तिहाड़ जेल में बंद है। टेरर फंडिंग केस में एनआईए ने कार्रवाई की। इसी तरह से बिट्टा कराटे का नाम, उसने 3 दशक पहले के इंटरव्यू में कैमरे के सामने कबूला था कि 20 से ज्यादा लोगों को मार चुका हूं। कैमरे के सामने बोला था, खुद, यह भी नहीं कि किसी ने डाल दिया। 20 से ज्यादा लोगों को मार चुका हूं, ज्यादातर कश्मीरी पंडित थे। कुछ मुसलमानों को भी मारा है। मुझे इसके लिए ऊपर से ऑर्डर मिलता था। मुझे अगर मेरे भाई को मारने को कहा जाता तो मैं अपने भाई को भी मार देता। मां को मारने को कहा जाता तो उसे भी मार देता। मुझे इशफाक मजीद वानी से ऑर्डर मिलते थे, ये उसका बयान है। इशफाक मजीद वानी ही मुझे पीओके में 1988 में हथियार चलाने की ट्रेनिंग दिलाने ले गया था। इशफाक मजीद वानी घाटी में लिस्ट भिजवाता था। मैंने पहला मर्डर सतीश कुमार टिक्कू का किया था। मैं कत्ल के समय नकाब नहीं पहनता था। लोग देख रहे होते थे कि मैंने मारा है, लोग पहचानते थे मुझे। और क्या माहौल रहा होगा आप सोचिए। इसको पता है ना भाई कि मेरा चेहरा दिख भी जाएगा तो मुझे कुछ होने वाला नहीं। निशाना लगाने में कभी फेल नहीं हुआ। मसल पावर थी, पिस्टल फायर में मसल पावर चाहिए। लोगों को मारने की बातें कितने गर्व से बताता था, सुनिए। 20 गज 30 गज से पिस्टल से गोली चलाता था। सीधे सिर में या दिल में गोली मारता था। AK-47 का इस्तेमाल स्टेट पुलिस पर करता था। यह सब इसका खुद का इंटरव्यू में दिया गया बयान। और फिर भी इसको सजा नहीं हुई इतने सालों में। बिट्टा कराटे के गुनाहों की सजा क्या उसे मिल पाई? 1990 में गिरफ्तार हुआ, 2006 में आजाद हो गया। 2006 में क्यों? कहा जाता है सबूतों का अभाव था। जो आदमी टेलीविजन कैमरे पर बैठकर कह रहा है मैंने मारा, उसके खिलाफ ये लोग सबूत ही नहीं जुटा पाए। सोचिए दूसरों का क्या हुआ होगा और कैसे स्टेट मशीनरी काम कर रही होगी। 2008 में गिरफ्तार हुआ, 8 महीने बाद फिर रिहा हो गया। क्यों गिरफ्तारी हुई थी? अमरनाथ श्राइन बोर्ड के लिए जमीन पर उपद्रव के मामले में 8 महीने में बाहर आ गया। 2019 में गिरफ्तार हुआ, एनआईए के एक्शन से शिकंजे में। टेरर फंडिंग का केस था, जेल में। इन लोगों ने जो गुनाह किए हैं उसका हिसाब होना चाहिए। कश्मीरी हिंदुओं को न्याय तभी मिलेगा जब उनके एक एक गुनहगार को सजा मिलेगी। इन गुनहगारों को सजा देना इसलिए भी जरूरी है कि ताकि हर जगह ऐसे कट्टरपंथियों, आतंकवादियों को मैसेज जाए कि अगली बार कहीं कोई और कश्मीर ना बने। क्योंकि आप सोचिए, ये लोग ऐसे घूमते हैं जिनके अपनों को मारा होगा, जिनके साथ रेप हुआ, जिनके ऊपर गोली चली, जिन्होंने अपनों को खोया। सोचिए उन पर क्या बीतती होगी जब वो यासिन मलिक और बिट्टा कराटे को देखते होंगे कि आराम से घूम रहा है, या घूम रहा था, अब तो नहीं घूम रहा, या जब उसको रिहा कर दिया गया होगा सबूतों के अभाव में साल 2006 में, तब सोचिए क्या बीती होगी लोगों पर। और कुछ लोग कहते हैं कि कश्मीर फाइल्स देखो ही मत। आप बताइए क्यों मत देखो? क्योंकि जब देखोगे तो पूछने लगोगे कि यासिन मलिक को क्यों बुलाया था प्रधानमंत्री ने अपने घर पर। यासिन मलिक की कई बातें इस कागज में क्यों हैं वर्किंग ग्रुप की। यासिन मलिक को सजा क्यों नहीं दिलाई गई? ये सब पूछने लगेंगे ना लोग। बिट्टा कराटे को क्यों छोड़ दिया गया? कौन गुनहगार था? कौन जलता कश्मीर छोड़कर लंदन चला गया था? ये सब लोग पूछने लगेंगे। इसलिए कश्मीर फाइल्स मत देखो। सोचिए कि इस देश की राजनीति किस स्तर पर चली गई।
सोचिएगा इस पर। पाठशाला में आज के लिए नमस्कार।